हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्य प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हम एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हमें उसके आगे करना है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। हमें कहता है कि हमें एक प्रॉब्लम्स जो दी गई है उनके लिए पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो जो लास्ट एक्सरसाइज हमने करी थी उसमें हमें पता था कि हमने सीखा था कि रिड्यूसिंग द इक्वेशन हमें करना था, मतलब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना था। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी होती थी, उसे सिंप्लीफाई करना होता था और फिर उसमें से हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना होता था। ऐसा ही कुछ करते थे। तो यहाँ पर भी हमें कुछ वैसा ही करना है, मतलब पहले इक्वेशन बनानी है जो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी, फिर उसे सिंप्लीफाई करना होगा और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है। अब स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ द करंट का क्या मतलब है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप साइकिलिंग कर रहे हो। ठीक है, जब आप साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और आप हवा जो है, एयर जो है, उसकी डायरेक्शन भी ये है। तो अगर मान लो आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और एयर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो होगा क्या, जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, एयर की भी डायरेक्शन सेम है, आपकी भी डायरेक्शन सेम है, तो होगा क्या, आपकी जो स्पीड होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं एयर भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। ये जो केस हमने लिया है इसे कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई हमारी, ऐड हो गई 10 और +2, तो 10 + 2 हो गई, कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर। अब वही वैसा ही एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन अब क्या है, सपोज कीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन एयर जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये स्पीड है आपकी, और साइकिल बना लेना इसे। ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है साइकिलिंग। ठीक है, और एयर इस डायरेक्शन में है। तो सपोज़ करो आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, बहुत बढ़िया, लेकिन एयर की स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। तो आपने फील किया होगा, जब आप अगर एक डायरेक्शन में साइकिलिंग कर रहे हैं और एयर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो आप बहुत पैडलिंग जब करेंगे तो भी आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी, बार बार कम होती रहेगी। तो स्पीड जो आपकी ओवरऑल आएगी इससे वो कितनी आएगी, 10 - 2, इसका मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। चलिए, ये बात तो अपने समझ आ गई, लेकिन ये होता क्या है, इसे कहते हैं हम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में एयर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अब जैसा मैंने यहाँ केस लिया था साइकिलिंग के लिए, ठीक है, वैसा हम यहाँ पर केस ले रहे हैं जो ऋतु है बेसिकली। जो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कहता है ऋतु जो है वो डाउन स्ट्रीम के अंदर 20 किलोमीटर जाती है 2 hours में। 2 hours में कितना कंप्लीट कर लेते हैं डिस्टेंस, 20 किलोमीटर, जबकि एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। 4 किलोमीटर जाती है कितने टाइम में, 2 hours में।
तो हमें बतानी है स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब अगर पानी रुका हुआ होता तो उसकी स्पीड कितनी होती, मतलब इन शॉर्ट उसकी स्पीड क्या है, वो ये पूछना चाह रहा है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब स्पीड ऑफ द करंट का क्या मतलब है, ये जो मैं यहाँ बोल रहा था 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ये एयर की स्पीड है, इस एयर की स्पीड। लेकिन इस केस में जो हम ऋतु वाला केस कर रहे हैं, इसमें क्या है, ये रो कर रही है, रो करने का मतलब क्या है, तैर रही है, तो इसमें किसकी स्पीड होगी, वाटर की स्पीड होगी, तो इस केस में वाटर की स्पीड है। तो ज़रा क्वेश्चन को भी एक बार हम समझ लेते हैं। हमने एक चीज़ तो समझ ली, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, लेकिन अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि हमें या ऋतु जो भी है, ठीक है, ऋतु है, उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितने टाइम में, 2 आवर्स में, लेकिन कब, जब वो डाउनस्ट्रीम में जा रही थी। क्लियर। उसी के साथ साथ सेकंड कंडीशन जो हमें दी, वो दी गई है अपस्ट्रीम की, और जब वो अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर रही थी तो उस केस में वो 20 किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर चली ना, दोबारा नहीं, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर चली इन 2 आवर्स, मतलब उसने 20 किलोमीटर तो वहाँ चला था, लेकिन यहाँ कितना चला, यहाँ उसने चला 4 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 आवर्स में। तो अब देखो साफ पता चल रहा है, 2 ही आवर्स में यहाँ चल रही है 20, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, जबकि यहाँ 2 आवर्स में ही कितना चल पा रही है, बस 4 किलोमीटर, बहुत कम डिस्टेंस है। क्लियर है। तो ये सब किसका खेल है, जो हमारी स्पीड ऑफ द करंट है उसका खेल है। एक में स्पीड ऑफ द करंट सपोर्ट कर रही है ऋतु को, और एक में स्पीड ऑफ द करंट जो है वो अपोज कर रही है किसको, ऋतु को। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब ज़रा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में उसकी स्पीड जो है वो हमने मान ली x है। ये किस में होगी, किलोमीटर पर आवर में होगी। उसके बाद लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ द करंट क्या मान ली हमने, y किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर 2 तरह की स्पीड होती है, एक होती है अपस्ट्रीम की और एक होती है डाउनस्ट्रीम की। तो दोनों की स्पीड देखेंगे कैसे निकालेंगे। नेट स्पीड बोलते हैं इसे, नेट स्पीड। तो पहला है डाउनस्ट्रीम। तो मैंने बताया था डाउनस्ट्रीम में होता क्या है, एक तो जिस स्पीड में आप जा रहे हो और जिस स्पीड में एयर जा रही है, उन दोनों की स्पीड ऐड होती है। तो उसी तरह यहाँ ऋतु जा रही है रुके हुए पानी में x स्पीड से, और करंट जो जा रहा है, मतलब वाटर का जो करंट है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे अपने को, वो हो जाएगी अपनी x प्लस y। उसके बाद अपस्ट्रीम की बात करते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड, अब वो क्या है, अब मैंने इसके बारे में आपको बताया था, क्या बताया था कि जब हम अपस्ट्रीम में जाते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो इसका मतलब जितनी स्पीड हमारी होती है उसमें भी वो स्पीड कम हो जाती है जिस स्पीड से एयर आ रही होती है हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेरी गुड। तो हमारे पास 2 तरह की स्पीड आ गई, कौन कौन सी, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन हमें पता है, डाउनस्ट्रीम में जाएगी तो 20 किलोमीटर चलेगी 2 आवर में, और अगर अपस्ट्रीम में जाएगी तो 4 किलोमीटर चलेगी 2 आवर्स में। ये रही ना कंडीशन, लिखी थी मैंने, कहाँ पे लिखी है, ये लिखी हुई है यहाँ पे और यहाँ पर। सो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो स्पीड जो होती है हमारी वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो पहले हम कंडीशन 1 देखेंगे। कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है हमारी, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन है। अब डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, स्पीड हमारी है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, ये स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर पा रहे हैं, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। सो 2 से 10 पे कैंसिल हो गया। सो इक्वेशन बन गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, क्लियर। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कंडीशन नंबर 2 है अपस्ट्रीम की, खतरनाक कंडीशन, जिसमें हमें ज़्यादा स्पीड हमारी जितनी भी हो वो कम हो जाएगी, ठीक है सर। सो स्पीड का फॉर्मूला तो वही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अपस्ट्रीम की स्पीड मैंने बताई थी वो क्या होती है, x माइनस वाई। और डिस्टेंस कितना चल पा रही है अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस चल पा रही है 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने इसी फॉर्मूले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा डाउट लगता है तो स्पीड का फॉर्मूला देख लेंगे अपन और अपने को समझ आ जाएगा। तो अब देखते हैं ज़रा आगे। सो x माइनस वाई, ये 2 से 2 पे कैंसिल हो गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब हमें यहाँ देखने पर पता चलेगा कि अपने पास 2 इक्वेशंस बनी हैं, लेकिन ये दोनों सिंपल इक्वेशन ही बन गई है, तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ही नहीं, तो हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बनी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हम यूज़ कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 एंड 2 का अगर हम यूज़ करें तो वो लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब इसमें होगा क्या, ये जो y वाली टर्म है इनको तो हम कैंसिल कर सकते हैं, और x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, और 10 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 12। सो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड। सो 12 अपॉन 2 इट मीन्स 2 6 ज़ा 12। सो x आ गया 6। अब x अपने पास आ गया 6, क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर x में पता है क्या, x हमारे यहाँ नहीं पता हमें, x पता है, x 6 आया था। तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो y क्या आएगा, 10, और ये प्लस का 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो y आ गया हमारे पास 10 माइनस 6 4। तो अब हम कह सकते हैं कि हेंस स्पीड ऑफ Ritu in still water is equals to x
और वो हमारे पास आई है 6 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह स्पीड ऑफ करंट वो हमारे पास है y और उसकी वैल्यू आई है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। मतलब अगर 2 women and 5 men काम करें तो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जबकि 3 women और 6 men अगर एक साथ काम करें तो 3 डेज़ में इस काम को ख़त्म कर देंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर 2 women और 5 men एक काम को एक साथ करती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क को। अब एम्ब्रॉयडरी वर्क क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है कसीदे का काम। जो कसीदे का मतलब होता है जैसे जो साड़ी होती है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, और जो भी मतलब डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं उसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है, तो वो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, ठीक है। सो 2 women और 5 men एक साथ एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज़ में ख़त्म कर देते हैं। वहीं अगर 3 women और 6 men काम करें तो उन्हें उस काम को ख़त्म करने के लिए 3 डेज़ लगते हैं। हमें बताना है वो टाइम जो एक वुमेन को अकेले काम करने में लगेगा और वो टाइम जो एक मैन को अकेले काम करने में लगेगा, ठीक है। मतलब इसी काम को अगर एक अकेला मैन करे और अकेली वुमेन करे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। तो सपोज़ करो कोई वर्कर है जो 5 शर्ट्स बनाता है 5 डेज़ में, तो वो अगर हम पूछें कि वो एक दिन में कितना काम करता है तो 5 हमारे पास डेज़ है और एक दिन में क्या कर पाएगा? एक ही शर्ट बना पाएगा। तो वो कितना काम करेगा? वर्क डन जो करेगा वो 1/5 करेगा, टोटल काम का 1/5 पार्ट करेगा। क्लियर है? तो जितने भी डेज़ उसे लग रहे हैं, जो नंबर ऑफ़ टोटल डेज़ होंगे ना, वो डिनोमिनेटर में आएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम वर्क निकाल सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ करो कि एक सोप फैक्ट्री है और उस सोप फैक्ट्री के अंदर 10 शर्ट्स बन रही है और 10 शर्ट्स बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 5 डेज़ लग रहे हैं, ठीक है, या 10 डेज़ ही मान लेते हैं। तो सपोज़ 10 डेज़ लग रहे हैं। अब क्या है, अगर मैं पूछूं कि 1 डे में कितने शर्ट्स मान ली मैंने, यहाँ पे ये सोप है, ठीक है, तो 10 सोप्स बन रही है किसमें? 10 डेज़ में। तो 1 डे में अगर मैं पूछूं तो कितने सोप बनेगी? तो टोटल 10 डेज़ है और 1 सोप बनेगी 1 डेज़ में। तो इस तरीके से अगर हमें वर्क निकालना है कि एक पर्सन एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 1 में टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ जितने दिन वो काम कर रहा है, इसके हेल्प से हम वर्क डन निकाल पाते हैं। सो अब करते हैं क्वेश्चन जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में बोला कि 2 women और 5 men एक काम को 4 डेज़ में फिनिश करते हैं और 3 women और 6 men एक काम को 3 डेज़ में फिनिश करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय 1 women, पहले वुमेन की बात की गई है ना, तो वो हमने x मान लिया, ठीक है। और उसके बाद जो मैन है उसको भी मान लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय 1 man,
तो वो हमने अज्यूम कर लिया y। तो ये क्या है, डेज़ में है, ये डेज़ है और ये भी हमारे डेज़ है। चलिए अब निकालते हैं वर्क डन। सो वर्क डन बाय 1 वुमेन। अगर 1 वुमेन का वर्क डन पूछे तो वो क्या होगा, मैंने बताया था 1 डे और टोटल डेज कितने लग रहे थे x, तो 1/x इसका वर्क डन हो गया। उसी तरह वर्क डन बाय 1 मैन, वो क्या हो जाएगा 1 जितने टोटल नंबर ऑफ डेज लग रहे थे, मैन को लग रहे थे y डेज, तो 1/y हो गया। वेरी गुड। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन है 2 वुमेन एंड 5 मैन। इसका मतलब 1 वुमेन काम कर रही है 1/x, 2 वुमेन काम करेगी 2/x, प्लस 5 मैन काम कर रहे थे। सो 5 और 1 मैन काम कर रहा था 1/y, तो 1/y इंटू 5 जो होगा वो काम करेंगे 5 मैन। और टोटल टाइम इन्हें लग रहा था 4 डेज़। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं ना LHS में। ये जो LHS में हम बात कर रहे हैं ये भी एक वर्क है और ये भी एक वर्क है। तो इसका मतलब है यहाँ 4 डेज़ में पूरा काम हो रहा है, तो 1 डेज़ में कितना काम होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ 4 है और 1 डे ऊपर आ गया, सिंपल। तो अब इसे देख लेते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4। बहुत बढ़िया। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड सिचुएशन में 3 विमेन हैं एंड 6 मैन हैं जो उस काम को 6 डेज़ में ख़त्म कर रहे हैं। सो 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y, सेम वही कंसेप्ट जो हमने ऊपर यूज़ किया है, और उन्हें टाइम लग रहा है 3 डेज़। इसका मतलब 1/3 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3। अब ज़रा देखिए यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा रिड्यूसिंग द इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल पहुँच चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1/x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 1/x दिखाई दे रहा है, यहाँ 1/y दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 1/y दिखाई दे रहा है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। सो हमारी फाइनल इक्वेशंस क्या बनेगी, 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1/4 एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 1/3। अब देखिए दोनों के ही कोफिशिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो दोनों के ही कोफिशिएंट डिफरेंट है, ए के कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट है एंड बी के कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट है। तो हम या तो ए के कोफिशिएंट सेम करेंगे या बी के कोफिशिएंट सेम करेंगे, तभी इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी। सो हमने ए के कोफिशिएंट सेम करने हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, 3 to the 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 to the 6 हो जाएगा। एंड इक्वेशन 2 बाय 2। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे। तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। सो अगर फर्स्ट को 3 से कराएंगे तो 2 3 जा 6a हो जाएगा, प्लस 3 5 जा 15 भी हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये
3/4। वेरी गुड। सेकंड इक्वेशन जो बनेगी अपनी वो बनेगी, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2 3 6 प्लस यहाँ पर 6 था तो 6 2 12 भी हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ साइन चेंज माइनस, ये भी कर दिया माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। 15b में से 12b गया तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 3b। और यहाँ पर 3/4 है माइनस 2/3 है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 12, तो ऊपर 3 3 9 माइनस 4 2 8 हो जाएगा। तो 3b इक्वल्स टू 1/12 आ जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड, सो b हमारा आ जाएगा 1/3 इंटू 12, सो b आ गया 1/36। तो ये तो अभी हमारा b आया है, अभी ये तो निकालना बाकी है। सो उसे हम या तो कौन सी इक्वेशन मानी थी, फर्स्ट और सेकंड मानी थी ना, या तो फर्स्ट में डालेंगे या सेकंड में डालेंगे। सो देख लेते हैं, सेकंड में डाल देते हैं इसे। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 थी हमारे पास 3a + 6b is equals to 1/3. So 3a as it is plus 6 into 1/36, b की वैल्यू इक्वल टू 1/3। सो 6 6 36, तो 6 से कैंसिल हो गया ये 6 पे। सो हमारे पास आ गया है 3a प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/3। ये प्लस का 1/6 वहाँ जाएगा तो माइनस, सो 3a इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 6, ऊपर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ पर है 3a। तो a अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/6, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई था, वहाँ गया तो डिवाइड, सो मल्टीप्लाई में 3, डिवाइड में हुआ बेसिकली वो। तो a की वैल्यू आ गई 1/6 3 80। सो a आ गया हमारा 1/80। अब a भी आ गया है हमारे पास और b भी आ गया है। सो हम लिख सकते हैं कि नाउ 1/x को हमने क्या अज्यूम किया था a, और 1/y को अज्यूम किया था b। तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/36 आया है, और 1/y इज इक्वल्स टू 1/18 आया है, आई थिंक सो। यस, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 36 और y आ जाएगा 18। तो अब हम कह सकते हैं कि हेंस टाइम टेकन बाय वन वुमेन, वो हमने x अज्यूम किया था और वो 36 आ गया, तो 36 डेज होगा। उसी तरह टाइम टेकन बाय वन मैन, वो क्या है y, और वो कितना आया है 18 आया है, सो 18 डेज हो जाएगा। क्लियर। सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन कहता है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम
partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. क्वेश्चन जो हमें बोला गया है वो कहता है कि रूही एक लड़की है जो 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है अपने घर जाने के लिए। तो वो दो तरीके से ट्रैवल करती है, आधा डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस बस से चलती है। उसके बाद शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय बस। लेकिन अगर वो 60 किलोमीटर बस से जाती है ना और बाकी बचा हुआ ट्रेन से जाती है तो उसे कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स लगते हैं। वहीं अगर दूसरी बात करें तो सेकंड केस भी हमें दे रखा है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या बोला है? कहता है इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब कि ट्रेन से वो कितना चल जाए? 100 किलोमीटर, और बाकी बचा हुआ अगर वो बस से चली जाती है तो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब वो फिर 10 मिनट्स ज़्यादा लेगी पहले से। तो हमें बतानी है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है और स्पीड ऑफ द बस क्या है, अलग अलग। क्लियर? सो अब ज़रा क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास एक जगह पर है बस और एक जगह पर है ट्रेन और एक जगह पर है टाइम। तो सोचो जो बस है अपनी, ये हम मान लेते हैं कि ये बस है और ट्रेन ये है अपनी, ठीक है, ये ट्रेन है हमारी। तो ये ट्रेन हो गई, एक बस हो गई। तो पहली कंडीशन जो हमें बता रखी है वो क्या कहता है? वो कहता है वो 60 किलो टोटल तो डिस्टेंस उसे 300 किलोमीटर चलना है, लेकिन पहले केस में वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है। तो जब टोटल 300 किलोमीटर था और अगर वो 60 किलोमीटर बस से जा रही है, 60 किलोमीटर पहले जा रही है ट्रेन से, 60 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, तो बचा कितना? 300 टोटल था, 60 वो यहाँ इससे चली गई, तो 300 माइनस में 60 कितना हो जाएगा? 240, मतलब 240 किलोमीटर वो जाएगी बस से। फिर सेकंड कंडीशन में दिया है कि 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चली जाती है ना, और तो बस से कितना जाएगी? 300 माइनस 100 तो कितना हो गया? 200 किलोमीटर। अब हमें पता है, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बचा हुआ 240 बस से जाती है तो उसे 4 आवर्स लग जाते हैं। और अगर वो 200 किलोमीटर बस से जाए, 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, तो उसे 4 आवर्स में प्लस 10 मिनट और लगेंगे। क्लियर है? तो अपने पास दो कंडीशन हो गई। अब हमें बताना है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है और स्पीड ऑफ द बस क्या है। तो हम कर लेंगे क्वेश्चन, कौन सी बड़ी बात है। तो अब ज़रा ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो हमने मान ली है x और वो किस में है? किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है हमारी, लेट स्पीड ऑफ दी बस, वो क्या है हमारे पास? y है, वो भी किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। बहुत बढ़िया। तो जो हमारे स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। तो टाइम अगर हम फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सिंपल। और अगर वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा तो अब हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ना, यहाँ क्यों लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला जो केस है हमारा, उसके अंदर वो 60 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होते हैं, तो स्पीड क्या थी, ट्रेन की x थी, तो 60 अपॉन x वो टाइम हो गया जो उसे ट्रेन से लग रहा है, प्लस 300 टोटल डिस्टेंस था, तो बचा कितना हमारे पास 240 अपॉन y, तो ये वो टाइम है जो उसे बस से लगेगा। तो हमने एक बार ट्रेन का टाइम निकाला, एक बार बस का टाइम निकाला, और दोनों मिलाकर कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहे हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें इसमें अभी और भी चेंजेस करने हैं। ये अपनी हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कंडीशन में बोला कि 100 किलोमीटर जाएगी वो ट्रेन से, तो 100 अपॉन x आ गया टाइम जो उसे ट्रेन से लग रहा है, प्लस बचा हमारे पास 200 और स्पीड ऑफ द बस y थी, और इक्वल टू कितना है, कितना टाइम लग रहा था, 4 आवर्स में 10 मिनट ज़्यादा, तो 4 आवर प्लस 10 मिनट्स। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आर में है, ये मिनट में, तो इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो हम ज़रा रफ ले लेते हैं या यहीं सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा, देखो 4 प्लस 10 है, अपॉन कर देंगे 60 से डिवाइड, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 6 एलसीएम लिया, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 मतलब 25 अपॉन 6 आवर्स आ जाएगा ये। सो जो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन बनी वो बन गई 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया। तो अब ये अपनी सेकंड इक्वेशन, ये अपनी हो गई फर्स्ट वाली और ये सेकंड हो गई, लेकिन इन दोनों ही इक्वेशन में डिनोमिनेटर में है x एंड y। सो हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, तो हमने लेट किया, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू b। तो क्या इक्वेशन बनेगी अपनी पहली, 60a प्लस 240b इज इक्वल्स टू 4। फिर सेकंड इक्वेशन जो है हमारी बनेगी वो बनेगी 100a प्लस 200b इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। सो ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एक एक कोएफिशिएंट सेम करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 60, अगर 60 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो 600 हो जाएगा, और 100 को 6 से मल्टीप्लाई करा दे तो भी 600 हो जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 एंड इक्वेशन 2 बाय 6। सो जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 600a प्लस 2400
2400b इक्वल्स टू 4 10 40। बहुत बढ़िया। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 100 इंटू 6 हो जाएगा 600a प्लस 200 इंटू 6 तो 1200b हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 25/6 है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 25 बचेगा। अब यहाँ पर साइन चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल। 2400b में से 1200 गया तो कितना बचेगा, 1200b बचेगा, और 40 माइनस 25 आ जाएगा अपने पास 15, तो b कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 1200। सिंपल। तो क्या 15 1200 से डिवाइड हो सकता है? यस हो सकता है। ये 1/15 1 15 15 80 1200 होता है, तो b हमारा 1/80 आ गया। वेरी गुड। तो b अगर आ गया है तो हमें क्या निकालना है, अब a निकालना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन थी 60a प्लस 240b इज इक्वल्स टू 4। सो 60a तो हमारा एज इट इज़ रहने वाला है, प्लस 240, और b कितना था हमारे पास 1/80 इक्वल्स टू 4। सो 10 से 10 कैंसिल, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24, सो 3 1 3 हो गया, तो 60a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, प्लस का 3 वहाँ जाएगा तो माइनस, सो 60a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, सो 60a इज इक्वल्स टू 1, तो a आ जाएगा 1/60। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म कहाँ हुआ है, अभी तो हमें x और y निकालना बाकी है। सो अब क्या करेंगे हम, नाउ हम कह सकते हैं कि 1/x को हमने a माना था और 1/y को हमने b माना था। सो 1/x इज इक्वल्स टू 1/60 आ गया, और 1/y इज इक्वल्स टू 1/80 आ गया, क्योंकि b की वैल्यू 1/80 था। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 6t, और b क्या y क्या आ जाएगा 80। बहुत बढ़िया। सो अब हम कह सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x, और वो आया है 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द बस वो है y, और वो आई है 80 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक जितने भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी हो पाएंगे। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय, ठीक है, टेक केयर, और अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।